नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात बड़े पॉलिटिकल ड्रामा की। दिग्विजय सिंह का मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देना, इसे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रोपेगेंडा बता रही है। इस धरने में पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का वक्त मांगा और वीडियो जारी करते हुए धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को 23 जनवरी दोपहर 12 बजे मिलने का वक्त दिया है, लेकिन दिग्विजय सिंह लिखित में वक्त चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री और अफसरों पर भरोसा नहीं। इसके पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के कारकेड को रोकने का प्रयास किया था। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इसमें झड़प हुई। उस समय मुख्यमंत्री पौधा लगाने सीएम आवास पर स्मार्ट सिटी पार्क जा रहे थे। दिग्विजय का कहना है कि 1.5 महीने से समय मांगने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार किसानों के मुद्दे पर बात नहीं चाहती। उधर दिग्विजय सिंह के धरने पर गृह मंत्री ने और बीजेपी विधायक अशोक राणे ने पलटवार किया। गृह मंत्री ने कहा कि समय मांगने के नाम पर अड़ीबाजी की जा रही। दिग्विजय सिंह का तरीका तालिबानी है, वीडियो जारी कर धमकी दे रहे हैं। अशोक राणे ने कहा कि चर्चा में रहने के लिए दिग्विजय सिंह इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। क्या ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा होना चाहिए? क्या यह एक राज्यसभा सांसद की भाषा है? क्या समय मांगना ऐसे शोभा देता है? ये पॉलिटिकल पाखंड है। ये शिकायत कभी किसी को नहीं रही, पर इस तरीके से समय मांगने पर समय देना चाहिए क्या? बहुत गलत तरीका एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अख्तियार किया है। वो गोंडा बनाकर के हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है और इस तरीके से अगर ये करने का काम जो दिग्विजय जी हमेशा चर्चा में रहने के लिए उटपटांग बयान के साथ साथ उटपटांग हरकतें जो करते हैं, उसी की जगह उसी पर वो धरने पे बैठ रहे हैं। मांगते मांगते दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज के बीच में प्रदेश के स्टेट हैंगर पर बातचीत हुई, वो भी आधा घंटे। हालांकि मुलाकात अचानक से हुई थी। मुलाकात के बाद कमलनाथ धरना स्थल पर दिग्विजय सिंह के पास पहुंचे। दिग्विजय सिंह के समय मांगने के बीच अचानक से सीएम से हुई ये मुलाकात, इस पर कहा कि समय नहीं दिया गया, बेकार की बात है। साथ ही बताया कि मुझे सीएम ने पहले से टाइम नहीं दिया था। स्टेट हैंगर में बाई चांस मुलाकात हो गई। छिंदवाड़ा से भोपाल स्टेट हैंगर पर पहुंचा तो सीएम शिवराज हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे। बातचीत के दौरान सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह के धरने के बारे में पूछा। तब कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय से वो बात करें। अब दिग्विजय सिंह ने बताया कि 1.5 महीने से वो वक्त मांग रहे हैं, लेकिन सीएम उनको मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे। हमने कुछ बातचीत करी। उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, जैसे टाइम मांग रहे हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा उन्हें। मैंने कहा ठीक है, पर वो धरना कैसे क्यों धरना दे रहे हैं? मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी, 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज मध्य प्रदेश में शराब के दाम घटाए जाने को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर हमलावर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा उठाया। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि संदर्भ में मेरी प्रथम चरण की बातचीत आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवकों, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज से हो भी चुकी। अगला चरण 14 फरवरी के बाद शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश में शराबबंदी नशाबंदी होकर रहेगी। मध्य प्रदेश में शराब सस्ती किए जाने के फैसले पर कांग्रेस ने उमा भारती के शराबबंदी अभियान पर सवाल उठाया था। उन्हें रथ भेंट करने की बात कही थी, जिसके बाद उमा भारती ने आज फिर से इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश में विधायक और महापौर के चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया कि विधायक और महापौर के चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय की जाए। याचिका में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों में खर्च की सीमा तय किए जाने की मांग की गई।
ये पंचायतों में चुनाव जो लड़ रहे हैं, जिला परिषदों में चुनाव जो लड़ रहे हैं, सरपंच है, अध्यक्ष है, इनके चुनाव के जो खर्च की अंतिम सीमा तय करे, ये हम लोग चाहते हैं। माननीय हाईकोर्ट ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और चुनाव आयोग को और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 3 सप्ताह के भीतर उनका जवाब मांगा है। और भोपाल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं। सुधीर, खर्च की जो सीमा है उसको तय करने को लेकर नए निर्देश हों, इसको लेकर एक पूरी प्रक्रिया हो, इस बात पर पहले भी जोर रहा है। अभी इस समय किस तरह की स्थिति बनती दिख रही है आपको? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें चुनाव सुधारों को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है और यही वजह थी कि केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा काफ़ी समय पहले ही चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई थी। और लगभग मध्य प्रदेश के अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर से लेकर जो नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष है उनके खर्च की सीमा भी तय की हुई है, पार्षदों के खर्च की सीमा भी तय है। पर लेकिन एक बड़ी विसंगति है मध्य प्रदेश के अंदर के पंचायत चुनाव के अंदर खर्च की सीमा का अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव में जमानत राशि जमा की जाती है, उसकी एक निश्चित सीमा है, पर लेकिन पंच से लेकर सरपंच, जनपद के अध्यक्ष और जनपद के सदस्य और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके लिए खर्च की कोई सीमा तय नहीं है। यानी कि इन चुनावों में बेअताशा पैसा खर्च किया जाता है। यही वजह है कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच की ओर से हाईकोर्ट के अंदर इस पूरे मामले में याचिका दाखिल की गई थी। यह माना जा रहा था कि सालों पुरानी परंपरा को शायद इस बार राज्य निर्वाचन आयोग तोड़ेगा और मध्य प्रदेश में चूंकि कोविड का भी दौर चल रहा है और खर्च को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं चुनावों में लिए, लिहाजा इस बार कोई गाइडलाइन शायद पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जारी करे। पर लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। जो गाइडलाइन थी उसमें केवल कहना चाहिए कि जो जमानत राशि है उसका जिक्र जरूर किया गया, पर लेकिन खर्च की सीमा का निर्धारण इसमें नहीं किया गया था, जिसके बाद में अब आने वाले समय में जब भी पंचायत चुनाव हो तो उसी की बात को लेकर जो हाईकोर्ट है उसके अंदर याचिका दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए खर्च की सीमा तय की जाए। अब तक विधानसभा, लोकसभा, पार्षदों के चुनाव हो, नगर परिषद, नगर पालिका, महापौर के चुनाव हो, इन चुनावों में खर्च की सीमा जिस तरीके से की जाती है लगभग उसी तर्ज पर खर्च की सीमा तय करने की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने भी काफी ज्यादा गंभीरता दिखाई और मध्य प्रदेश सरकार को 3 हफ्ते में इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। देखना होगा कि राज्य सरकार के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आती है। पर लेकिन ये चुनाव की पूरा कामकाज कराना ये ग्राम पंचायत विभाग का काम है। लिहाजा जाहिर सी बात है कि अगर ग्राम पंचायत विभाग अपनी ओर से कोई तय रणनीति या कोई सलाह देगा राज्य निर्वाचन आयोग को तो उस पर अमल किया जाएगा। यही वजह है कि सरकार से 3 हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और देखना होगा कि खर्च को सीमा को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब जो है वो हाईकोर्ट के अंदर दाखिल किया जाता है। पुनीत, चलिए तो देखना होगा सरकार इस पर क्या जवाब देती है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने रानी कमलापति स्टेशन नाम के खिलाफ याचिका 10,000 रुपए जुर्माना समेत निरस्त कर दी। हाईकोर्ट ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम के खिलाफ दायर जनहित याचिका निरस्त करते हुए आदेश दिया कि अदालत के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग किया गया, इस मत के साथ कि जनहित याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब इस राशि का सदुपयोग कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद में होगा। सिवनी जिले के एक वकील अहमद सईद कुरैशी की तरफ से दायर इस याचिका में कहा था कि 1973 में एक मुस्लिम गुरु हबीब मियां ने स्टेशन के लिए रेलवे को जमीन दान दी थी। तब से हबीबगंज स्टेशन का नाम पड़ा, लेकिन 12 नवंबर 2021 को केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से रेलवे बोर्ड ने स्टेशन का नाम बदला और रानी कमलापति स्टेशन कर दिया। इस याचिका को आज निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश में इस वक्त बूथ विस्तारक अभियान जारी है। अभियान के तहत प्रदेश में जगह जगह बीजेपी के दिग्गज नेता बूथ पर जा रहे हैं, बूथ विस्तारक बनाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पहली तस्वीर देवास की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिड़ावत गांव पहुंचे, बूथ पर कार्यकर्ताओं से मिले, टिप्स दिए। भोपाल की दूसरी तस्वीर, जहां कुलगामा सलेहा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बूथ पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं की जानकारी इकट्ठा करने को लेकर उनको निर्देश भी दिया। तीसरी तस्वीर मुरैना की। रजौधा गांव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बूथ पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मिले। बूथ का विस्तारक हूँ सर, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर सभी प्रमुख कार्यकर्ता 10 दिन के लिए विस्तारक की भूमिका में है। शबाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत संगठन को विस्तार देने के लिए
जो बूथ विस्तार योजना बनी है उस योजना के अंतर्गत मैं रजौदा ग्राम में आया था। यहाँ 14 बूथ हैं, सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद अब सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की फटकार के बाद ग्वालियर कलेक्टर ने टीमों का गठन किया, टास्क फोर्स के नंबर जारी किए। कलेक्टर ने लोगों से अपील की, अवैध शराब से अगर किसी भी तरह की तकलीफ है तो इसके बनने की सूचना तत्काल आबकारी विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन को दे दें। एक सप्ताह पहले भिंड जिले के रौन थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई थी। गुरुवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने जमकर भिंड कलेक्टर और एसपी को फटकारा भी। इसके बाद अब प्रशासनिक अधिकारी अवैध शराब पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कोई भी कहीं पे भी ओपी से अगर गड़बड़ शराब बन रही है, कहीं भी खराब शराब बन रही है, उस पर दबिश देनी, कार्रवाई करनी। लेकिन ये बिना लोगों के सहयोग के संभव नहीं है। तो हमने नंबर जारी करने के आदेश दिए थे कि इसको आप नोट करेंगे, कोई भी उसका नाम उजागर नहीं करेंगे, कोई भी आदमी सूचना दे सकता है और हमारी टीम वहां पे जाके कार्रवाई करेगी। नीमच में सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में युवती अपने प्रेमी के साथ दिखाई दे रही है और एसपी से मदद मांग रही। युवती का आरोप है कि उसके परिजन उसे देह व्यापार के धंधे में जबरन धकेलना चाहते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती। पुलिस का कहना है कि लड़की के परिजनों ने पहले ही अपहरण की एक एफआईआर दर्ज करा रखी। फिलहाल लड़की की तलाश जारी है। मामले में हर पहलू पर जांच की जाएगी। देह व्यापार को लेकर जांच में पुष्टि होती है तो आरोपियों पर कार्रवाई भी होगी। लड़की बांछड़ा समाज से ताल्लुक रखती है। थाना नीमच सिटी में उसकी मां ने दर्ज करवाई है कि उसकी लड़की स्कूल गई थी और स्कूल से वापस नहीं आई और इनको चौहान नाम के व्यक्ति के साथ वो बहला फुसला कर ले जाना बताया। इस पर से थाना नीमच सिटी में अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। उत्तराखंड भाजपा से निष्कासित मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के वॉर रूम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। हरक के साथ ही उनकी बहू ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस दौरान कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहे। दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया। अमर जवान ज्योति को पूरे सम्मान के साथ मिलिट्री बैंड, परेड और मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल तक लेकर गए। पुष्प चढ़ाकर सम्मान किया। मशाल के जरिए मिलाने की प्रक्रिया को शुरू किया। वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित की गई ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इधर अमर जवान ज्योति पर जमकर राजनीति भी हो रही। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे दुख की बात बताया। ट्वीट कर लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान की समझ नहीं रखते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। केजरीवाल के दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल से तगड़ा झटका मिला है। फिलहाल दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि निजी ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का प्रस्ताव भेजा था। बैजल ने कहा, वीकेंड कर्फ्यू भी हटाने की जरूरत नहीं है। इंदौर में स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार को लेकर इंदौर पुलिस सख्त हो गई है। इंदौर पुलिस ने स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर को लेकर नए निर्देश जारी किए। नए आदेश में कहा गया कि अब स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पुलिस की इजाज़त लेनी होगी, वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। साथ ही काम करने वाले कर्मचारियों की आईडी प्रूफ के साथ डिटेल पुलिस को देनी पड़ेगी। इसके अलावा दवाइयों का दुरुपयोग ना हो, इससे मेडिकल संचालकों के लिए निर्देश जारी हुआ है। निर्देश में कहा है कि कुछ दवाइयां बिना डॉक्टर्स के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दी जाएं, उसके पहले नहीं। उन दवाओं को मेडिकल संचालक बिना लिखित पर्ची के ना दें। हाल ही में स्पा सेंटर के छापे में थाईलैंड की युवतियों को गिरफ्तार किया गया।
जब हम किसी किराएदार को रखते हैं या किसी शॉप्स पे रखते हैं, इवन हाल में जो कुछ अस्पताल सेंटर्स की जो जानकारियाँ आई थी, गतिविधियाँ आई थी, उसके मद्देनज़र वहाँ भी अगर किसी को रखा जाता है तो उनसे संबंधित जो सत्यापन से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं पिछले रखने के 15 दिनों के अंदर जो उपलब्ध करानी है, उसके संबंधित रचनात्मक आदेश जारी हुए हैं। भोपाल में राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेश्वर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अफसरों से दो टूक कहा कि सीवरेज से संबंधित काम किसी भी स्थिति में मैनुअली नहीं होना चाहिए। सफाई कामगारों का नियमित हेल्थ चेकअप और तमाम दिए जाने वाले उपकरणों को मासिक तौर पर उनका ऑडिट हो। साथ ही कहा कि जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है। सफाई कामगार के जीवन स्तर में सुधार के लिए स्थानीय स्तर पर प्लानिंग के निर्देश दिए और आयोग को प्रतिमाह सफाई कामगारों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सफाई कामगारों के लिए कई योजनाओं और सुविधाओं के प्रावधान हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक लापरवाही के चलते जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिलता। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आज से 3 दिवसीय तिल महोत्सव का आगाज हो चुका है। महोत्सव की शुरुआत परंपरागत ध्वज पूजा के साथ की गई, जिसमें कलेक्टर, निगम आयुक्त समेत अधिकारी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। पूजा के बाद भगवान श्री गणेश को 51,000 लड्डुओं का भोग चढ़ाया गया। कोरोना के चलते इस बार मेले को निरस्त किया। मंदिर में महाकाल मंदिर की तर्ज पर दर्शनों की व्यवस्था है। इंदौर के खजराना में स्थापित मंदिर में आज दर्शन और सुंदर झांकी का एक नज़ारा भी दिखा, जहां हजारों की संख्या में तिल के लड्डुओं को चढ़ाया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।